Hello and welcome to the channel Exam Proof Always with you. We'll see the part 2 of Environment and Natural Resources. अगर आपको पूरे चैप्टर के एक्सप्लेनेशन चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है उस पर क्लिक कीजिएगा. लेट्स स्टार्ट विथ कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी. देखो, जो नॉर्थ की ग्लोबल नॉर्थ की जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं पैसे वाली और जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो ये कहती हैं कि एनवायरमेंटल इशू बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है और हर कंट्री की इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारे इन्वायरमेंट को बचाने की. ऐसा नहीं है कि किसी कंट्री की तो ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किसी की कम रिस्पॉन्सिबिलिटी है. हर कंट्री की मतलब हर कंट्री को एक ही तरह से बचाना चाहिए. सभी इक्वली रिस्पॉन्सिबल हैं. जबकि जो डेवलपिंग कंट्रीज है साउथ की, जिनके पास जो उतनी डेवलप्ड नहीं है और जो गरीब भी हैं थोड़ी कंपेयर टू द नॉर्थ, तो वो कहती हैं कि जब एनवायरनमेंट को खराब आप लोगों ने किया, क्योंकि ये माना जाता है जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुई थी उसकी वजह से हमारा एनवायरनमेंट खराब हुआ है. तो जब ये इन कंट्रीज में हुआ है जिसकी वजह से इनकी डेवलपमेंट हुई है, तो जब इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन्होंने की है तो यही ज़्यादा बचाए ना. हम हम इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल कैसे हो गए. और दूसरी बात, हम अभी इंडस्ट्रियलाइजेशन की प्रोसेस में हैं, तो हमें भी अपना सोसाइटी और अपनी इकोनॉमी डेवलप करनी है, हमें भी आगे बढ़ना है. तो हम पर भी ये सेम रिस्ट्रिक्शन क्यों लगाए जाए जो अमीर देशों पर लगाए जा रहे हैं. तो ये ग्लोबल साउथ की कंट्रीज कहती हैं कि जब उन्होंने ज़्यादा एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाया है तो वही अभी रिस्पॉन्सिबल हैं ज़्यादा एनवायरनमेंट को बचाने के लिए. ये हमारी जो स्पेशल नीड्स है इसको ध्यान में रखा जाए. हम अभी इंडस्ट्रियलाइजेशन कर रहे हैं और वो ऑलरेडी कर चुके थे, इसीलिए हमको ये करने दिया जाए. तो इसका ये आर्ग्यूमेंट एक्सेप्ट कर लिया गया था रियो डिक्लेरेशन एट अर्थ समिट में 1992 में, जो अर्थ समिट हुई थी उसमें. और इस प्रिंसिपल को कहा जाता है कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी. कॉमन का मतलब यानी कि बचाना तो सभी को है, चाहे वो डेवलपिंग कंट्रीज हो चाहे वो डेवलप्ड कंट्रीज हो, बचाना तो सभी को है अ, अपना एनवायरनमेंट. लेकिन किस कुछ डेवलपिंग कंट्रीज को कुछ रियायत दी जाएगी, कुछ उन पे कुछ उनको फेवर थोड़ा सा किया जाएगा क्योंकि वो अभी डेवलप कर रही हैं. तो उनमें इसका मतलब हो गया डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज. बचाना तो हर कंट्री को अर्थ को है, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी हर किसी पर एक जैसी नहीं है. देन यहाँ पर द रेलिवेंट पार्ट ऑफ रियो डिक्लेरेशन का जो पार्ट था जिसने इस आर्ग्यूमेंट को एक्सेप्ट किया और सपोर्ट किया, वो क्या था. States shall cooperate in the spirit of global partnership to conserve, protect and restore the health and integrity of Earth's ecosystem. States का मतलब कंट्रीज जो है कॉपरेट करेंगी अपने अर्थ को प्रोटेक्ट करने का, कंजर्व करने का और अर्थ का अपना सारा इकोसिस्टम को एकदम अच्छी तरह से प्रोटेक्ट करने का. इन द व्यू ऑफ डिफरेंट contribution of global environmental degradation, states have common but differentiated responsibility. अब क्योंकि डिफरेंट कंट्रीब्यूशन है, हर कंट्री का मतलब सेम कंट्रीब्यूशन नहीं है एनवायरनमेंट को खराब करने के लिए, इसीलिए फिर जो कंट्रीज हैं उन पर कॉमन मतलब बचाएंगे तो सभी, लेकिन डिफरेंशिएटेड है रिस्पॉन्सिबिलिटीज, किसी पे ज़्यादा है किसी पे कम है. द डेवलपिंग कंट्रीज the developed countries acknowledge the responsibility that they bear in the international pursuit of sustainable development in the view of pressure their societies place on global environment. कि मतलब जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनको ये वो एक्नॉलेज करती हैं, उनको ये उनको ध्यान में रखना चाहिए कि उनकी सोसाइटीज़ ने ज़्यादा प्रेशर दिया है एनवायरनमेंट पे और उनका टेक्नोलॉजी और फाइनेंशियल रिसोर्सेज भी बहुत अच्छे हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ज़्यादा बन जाती है. देन 1992 में यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज UNFCCC आया. वो भी यही कहता है कि ऑन द बेसिस ऑफ इक्विटी एंड इन अकॉर्डेंस विद देयर कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड रिस्पेक्टिव कैपेबिलिटीज. सेम वही मतलब है, ज़्यादा समझाने की मुझे लगता है ज़रूरत नहीं है कि
रिस्पॉन्सिबिलिटी कॉमन है, लेकिन फिर भी किसी की ज़्यादा है किसी की कम है, तो डिफ्रेंशिएटेड भी है। ओके ओके। देन ये कन्वेंशन जो था UNFCCC, इसने ये अग्री किया कि जो ग्रीन हाउस गैसेज है ये ज़्यादा कौन अपने कंट्री से निकाल रहे हैं, ये डेवलप्ड कंट्रीज निकाल रही हैं। तो इसी और जो पर कैपिटा एमिशन है डेवलपिंग कंट्रीज में, जो ग्रीन हाउस निकलती गैस निकलती है वो बहुत ही ज़्यादा कम है डेवलप्ड कंट्रीज से। इस वजह से जो क्योटो प्रोटोकॉल था उसमें इंडिया, चाइना और दूसरी जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनको उनको मतलब एग्जेम्प्ट किया गया, उनको फ्री किया गया, उनके लिए नहीं बनाया गया था, मतलब क्योटो प्रोटोकॉल उनको इन रिक्वायरमेंट्स से फ्री किया गया, उनको बचाया गया। क्योटो प्रोटोकॉल क्या था? क्योटो प्रोटोकॉल एक ऐसा इंटरनेशनल एग्रीमेंट था जिसने ये टारगेट सेट किया इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज के लिए कि आपको बस इतनी ही ग्रीन हाउस गैस जो है अपनी कंट्री से निकालनी है, ज़्यादा नहीं निकालनी। तो एक टारगेट बना दिया कि इससे ज़्यादा आप नहीं निकालोगे। इसमें डेवलपिंग कंट्रीज जैसे इंडिया, चाइना वगैरह को इंक्लूड नहीं किया गया। अब ये कुछ गैसेस जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन एट्सेट्रा, ये सब ऐसा माना जाता है कि पार्टली रिस्पॉन्सिबल हैं ग्लोबल वार्मिंग के लिए, जिसकी वजह से हमारा टेम्परेचर जो है बढ़ रहा है और अर्थ को बहुत नुकसान झेलने पड़ेंगे आगे आने वाले टाइम पे। जो प्रोटोकॉल है वो 1997 में क्योटो में, जो जापान की कंट्री है वहाँ पर अग्री किया गया था, और इसका बेसिस क्या था? UNFCCC, जिसके बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं। That's a cool principle, a bit like the reservation policy in our country, isn't it? I think yes, ये बिल्कुल सही कह रहा है। Then is common property resources। देखो, कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज जो होते हैं वो पूरे ग्रुप के होते हैं। जो इसका जो अंडरलाइन नॉर्म है, जो इन रिसोर्सेज का जो एक फीचर है वो ये है कि जो ग्रुप के मेंबर्स हैं जिनका ये प्रॉपर्टी है, क्योंकि कॉमन प्रॉपर्टी किसी भी एक बंदे का नहीं होता, ग्रुप का होता है। अब जो इस ग्रुप के मेंबर्स हैं वो इस उनके अधिकार भी हैं इस प्रॉपर्टी पे, और उनकी कुछ ड्यूटीज भी हैं। मतलब कि वो इसको यूज भी कर सकते हैं और उन्हें ही इसको बचा के रखना है, दोनों चीजें उन्हें करनी होती है। लेवल ऑफ यूज, मेंटेनेंस ऑफ द गिवन रिसोर्स, सब कुछ उन मेंबर, जो ग्रुप के मेंबर है उन्हीं को करनी होती है। और थ्रू म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड centuries of practices, many village communities in India have defined members' rights and responsibilities। काफ़ी सदियों से ये चीज़ चली आ रही है, और जो विलेज में खासकर कॉमन प्रॉपर्टी होती है पूरे ग्रुप की, तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के थ्रू और जो इतने सालों से इतना सब कुछ चला आ रहा है उसके थ्रू विलेज कम्युनिटीज में ये डिसाइड किया जाता है कि मेंबर्स के क्या राइट्स होंगे यूज करने को लेके, और उनका क्या जिम्मेदारी होगी जो कॉमन प्रॉपर्टी पर है। तो ये हम इसे कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज कहते हैं। लेकिन क्योंकि प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, जो एरियाज हैं वो इंडिविजुअल के हाथों में ज़्यादा आ रहे हैं, प्राइवेट हो रहा है, दैट एग्रीकल्चरल इंटेंसिफिकेशन हो रहा है, बहुत ज़्यादा खेती की जा रही है और खेती के उसको बढ़ाया जा रहा है, बहुत रिगरस खेती हो रही है। देन जो पॉपुलेशन की ग्रोथ इतनी ज़्यादा हो रही है तो कहीं ना कहीं उनको सेटलमेंट के लिए भी ज़मीन चाहिए होती है। देन हम इतना ज़्यादा एनवायरनमेंट को ख़राब कर रहे हैं, इसकी वजह से जो कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज हैं उनका साइज़ बहुत ही कम हो गया है, उनकी क्वालिटी और अवेलेबिलिटी बहुत कम रह गई है। अब जैसे जो सैक्रेड ग्रूव्स हैं, यहाँ पर आप एक येलो बॉक्स यहाँ पर देखेंगे, जो सैक्रेड ग्रूव्स इंडिया में हैं, कई सारे जंगल हम हमारे विलेज कम्युनिटीज़ कई ऐसी हैं जो कि पूजती हैं उनको और उनको बचा करके रखती हैं, जो कि एक बहुत ही अच्छा एक प्रैक्टिस है जो सदियों से चला हुआ आ रहा है हमारे नेचर को बचाने के लिए। एंड दैट्स अ वेरी कूल प्रैक्टिस। और जस्ट इसको रिलीजियस रीजंस की वजह से, धार्मिक कारणों की वजह से ही आज बचे हुए हैं।
व्हेन इंडिया स्टैंड्स ऑन एनवायरमेंटल इशू, इंडिया क्या समझता है कि एनवायरनमेंट के जितने भी इशू है उस पर इंडिया का क्या स्टैंड है, यहाँ पर हम देखेंगे। इंडिया ने साइन किया था, रेटिफाई किया था 1997 क्योटो प्रोटोकॉल को, अगस्त 2002 में। क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में आया था और 2002 अगस्त में इंडिया ने साइंड और रेटिफाई किया था। और इंडिया, चाइना और दूसरी डेवलपिंग कंट्रीज को एग्जेम्प्ट किया गया था, फ्री किया गया था। मतलब जो क्योटो प्रोटोकॉल की जो रिक्वायरमेंट थी कि आप इतना ही ग्रीन हाउस गैस को निकाल सकते हैं, उससे मतलब फ्री किया गया था। देवर फ्री फ्रॉम दिस क्योटो प्रोटोकॉल, उनको इंक्लूड नहीं किया गया था। देन क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन क्यों नहीं किया गया था साथ में, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन पीरियड के उस टाइम पर ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन इतना ज़्यादा नहीं था और अभी भी इतना नहीं है। लेकिन क्रिटिक्स जो हैं क्योटो प्रोटोकॉल के, जो क्योटो प्रोटोकॉल को पसंद नहीं करते, वो ये कहते हैं कि आज नहीं तो कल इंडिया और चाइना अलोंग विद दूसरी डेवलपिंग कंट्रीज ये सबसे ज़्यादा लीडिंग कंट्रीब्यूटर्स बन जाएंगे ग्रीन हाउस गैस के। ये भी बहुत ज़्यादा गैस निकालने लग जाएंगे, ग्रीन हाउस गैस। G8 मीटिंग 2005 में इंडिया ने ये कहा कि पर कैपिटा एमिशन जो है हमारा, जो हम गैस ग्रीन हाउस गैस जो निकलती है जो डेवलपिंग कंट्रीज की, बहुत कम है जो डेवलप्ड कंट्रीज निकालते हैं। तो इसीलिए हमें कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी को फॉलो करते हुए ये करना चाहिए कि ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी डेवलप्ड कंट्रीज पे है जिन्होंने ज़्यादा ग्रीन हाउस गैस एमिट की है, और इस वजह से हमको तो कहीं ना कहीं रियायत मिलनी चाहिए। देन इंडिया की जो नेगोशिएटिंग पोजीशन है ये रिलाई करता है UNFCCC में, जो भी कॉमन बट डिफरेंशिएटेड पॉलिसी को सपोर्ट करता है। ये एक्नॉलेज कर कि जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उन्होंने अपने हिस्ट्री में ज़्यादा ग्रीन हाउस गैसेस निकाली हैं। दूसरी बात ये कि किसी भी डेवलपिंग कंट्री के लिए पहले उसकी इकोनॉमी और सोसाइटी की डेवलपमेंट है, बाद में कुछ भी और है। तो हमें पहले डेवलप तो करने दो। तो यही चीज़ इंडिया का स्टैंड इसी पर आता है। और इंडिया इज़ वेरी ऑफ रिसेंट डिस्कशन विद इन UNFCCC about introducing binding commitments on rapidly industrializing countries to reduce their greenhouse gas emission। अभी UNFCCC में ये बात भी चल रही है कि इन कंट्रीज़ पर, ताकि ये ज़्यादा ग्रीन हाउस गैस एमिशन ना करें, इंडिया, चाइना और ब्राज़ील जैसी कंट्री, इन पर भी रिस्ट्रिक्शन लगा दो। इंडिया इसको बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करता, ठीक है। और एक बात और इंडिया कहता है कि इम्पोज करना हमारे ऊपर रेस्ट्रिक्शन ये सही भी नहीं होगा, क्योंकि 2030 में भी हम जो है बहुत कम जो एमिट करने वाले हैं। 2000 में हमारा एमिशन था 0.9 टन्स पर कैपिटा, जबकि वर्ल्ड का एवरेज क्या था 3.8 टन्स। और 2030 में भी हमारा 1.6 टन्स ही रहेगा पर कैपिटा, और ये तो 2000 वाले वर्ल्ड एवरेज से बहुत कम है। तो 2030 में तो कहीं ना कहीं एमिशन बढ़ेगा, तो हमारा तो बहुत कम होगा। तो हम पर लगाना, हम इतना कम कर रहे हैं एमिशन, मतलब कैसे हम पर लग सकते हैं इस तरह के restrictions. So this is the end of this video. If you liked, please do hit that like button, subscribe the channel, stay